हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे अपना तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कॉमर्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, दर्शाना होता है, लिखना होता है। तो मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदु की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो लिखोगे आप, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट्स को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीच करने के लिए और जो समय आपको दिया जाता है लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण ई कॉमर्स है, इसलिए हमने प्रकरण में ई कॉमर्स लिखा है। तो पहले मैं बता दूं कि प्रकरण क्या होता है। जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी। जैसे कि आप कॉमर्स में 1 से 35 लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने कॉमर्स के 1 से 35 लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को कॉमर्स विषय की सामान्य जानकारी देना। छात्रों को कॉमर्स विषय की सामान्य जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को ई कॉमर्स की गणना करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है छात्रों को ई कॉमर्स के लाभ के चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स है छात्रों को ई कॉमर्स के लाभ को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्रों को ई कॉमर्स का प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को ई कॉमर्स को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को ई कॉमर्स की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ई कॉमर्स को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को ई कॉमर्स के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रों को ई कॉमर्स से होने वाले लाभ व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो। पहले मैं बता दूं कि पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो, छात्र ई कॉमर्स के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिसको पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सकें, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सके। तो हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे क्रम संख्या कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्रों से है, वस्तु को क्रय करने हेतु हमें व्यक्तिगत रूप से कहाँ जाना पड़ता है। तो छात्र आंसर देते हैं, बाजार जाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं परिवहन, संप्रेषण, बैंकिंग आदि हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, संप्रेषण में आजकल क्या विकास हो रहा है। तो छात्र आंसर देते हैं, तकनीकी का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्यवसाय में तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के आंसर के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी छात्रों को नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों आज हम ई कॉमर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को, मुख्य तथ्यों को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ई कॉमर्स से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। इसमें विक्रय का प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से की जाती है। इससे संबंधित पक्षों में भौतिक प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है। इसे ऑनलाइन एवं ई शॉपिंग भी कहते हैं। ई कॉमर्स 2 कंपनियों के बीच अर्थात एक व्यवसाय व व्यवसाय के बीच B2C ग्राहक व ग्राहक के बीच C2C होता है। इस प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, ई कॉमर्स का अर्थ B2B, B2C, C2D। ई कॉमर्स से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। इसे ऑनलाइन एवं ई शॉपिंग भी कहते हैं। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ई कॉमर्स में किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, ई कॉमर्स में विक्रय प्रस्ताव किस माध्यम से किया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, इंटरनेट द्वारा। छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए हम फिर से उसी सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे।
और दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, इस कॉलम में हम व्याख्या करने वाले तथ्यों का इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने का टॉपिक है विस्तृत पहुँच। भली भांति विकसित कंप्यूटरीकृत नेटवर्क प्रणाली की सहायता से व्यावसायिक इकाइयां राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्य संचालन कर सकती है। विश्व के किसी भी भाग से क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से बातचीत एवं लेन देन कर सकते हैं। दूसरा है बेहतर ग्राहक सेवा। ई कॉमर्स के कारण जब भी ग्राहक चाहे कंपनी के साथ व्यवसाय कर सकता है। वेब पर उत्पादों के संबंध में आधुनिक जानकारी दी जा सकती है। तीसरा लेन देन समय में कमी। ई कॉमर्स में लेन देन में काफ़ी समय लगता है क्योंकि उत्पादों के लिए वितरण माध्यम कम हो जाते हैं तथा ग्राहकों से सीधा संपर्क किया जा सकता है। चौथा बड़ी मात्रा में व्यवसाय एवं लाभ। ई कॉमर्स की सहायता से कंपनियां बड़ी संख्या में एवं विभिन्न प्रकार के ग्राहकों तक पहुंचती हैं तथा नए बाजारों को ढूंढ लेती हैं। इसमें ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो सकता, अतः यह व्यवसाय विधि कपड़े व आभूषण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे ई कॉमर्स के लाभ। पहला विस्तृत पहुँच, दूसरा बेहतर ग्राहक सेवा, तीसरा लेन देन समय में कमी, चौथा बड़ी मात्रा में व्यवसाय। ई कॉमर्स के लाभ विस्तृत पहुँच, बेहतर ग्राहक सेवा, लेन देन समय में कमी। ई कॉमर्स में लेन देन में काफ़ी समय लगता है। ई कॉमर्स की सीमाएं व्यक्तिगत संपर्क चित्र, स्पष्ट चित्र व वर्णन नहीं, सुपुर्दगी में समय। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में आप छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है ई कॉमर्स के कारण जब भी ग्राहक चाहे कंपनी के साथ क्या कर सकता है, तो छात्र आंसर देते हैं व्यवसाय कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है ई कॉमर्स में लेन देन में काफ़ी क्या लगता है, तो छात्र आंसर देते हैं समय लगता है। छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के रूप में छात्रों को आप दे सकते हैं बच्चों आप सभी ई कॉमर्स के बारे में अच्छे से पढ़कर आएंगे। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।